हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन वाला जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते रहे इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो टर्म दी हुई है इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, यहीं से ही जो है इस पूरे वर्ड का मीनिंग जो है क्लियर हो रहा है। ठीक है, इंट्रा यूटेराइन यानी कि ऐसा पीरियड जब बच्चा जो है मदर के वोम में है। ग्रोथ यानी कि बच्चे की ग्रोथ होना, बच्चे का साइज बड़ा होना, बच्चे में चीज़ें डेवलप होना। रेस्ट्रिक्शन यानी कि रुक जाना, यानी कि यूट्रस के अंदर जब भी कोई बच्चा जो है डेवलप हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो किसी रीज़न की वजह से उसकी ग्रोथ का रुक जाना क्या कहलाता है? इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन कहलाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन से हम जो है देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन इज अ कंडीशन इन विच द fetus does not grow to its expected genetic growth potential inside the uterus। ठीक है, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन क्या है? एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर फीटस जो है अपने एक्सपेक्टेड जेनेटिक ग्रोथ पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जो है प्रॉपर जो है डेवलप नहीं हो पाता। ठीक है, जैसे कि हमको पता है कि किसी भी बच्चे का जो ग्रोथ पोटेंशियल होता है वो उसके जेनेटिक के अकॉर्डिंग होता है। मतलब ये पहले ही पता होता है कि भाई ये बच्चा जो है कितना ग्रो कर पाएगा, लेकिन किसी कंडीशन के कारण, किसी रीज़न के कारण जो बच्चा है अपने जेनेटिक ग्रोथ पोटेंशियल के कारण जो है ग्रो नहीं कर पाता, और अकॉर्डिंग टू गेस्टेशनल एज उसका वेट, उसकी हाइट और उसका जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है किसी रीज़न की वजह से। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, इट इज़ एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड perinatal morbidity and mortality and require careful monitoring ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और इसके कारण जो है कई बार जो है ये पेरिनेटल जो है मोर्टालिटी और मॉर्बिडिटी के जो चांसेस होते हैं उन्हें इंक्रीज़ करता है, बढ़ाता है। इसीलिए जो है इसके लिए ये जो है केयरफुल मॉनिटरिंग और उसका सही ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि फीमेल प्रेग्नेंट है उसी टाइम पे बच्चा सही तरीके से ग्रो कर पाएगा। इसीलिए प्रेगनेंसी के टाइम पे सही मॉनिटरिंग, सही मैनेजमेंट और सही ट्रीटमेंट की, इससे जो है बच्चे का ग्रोथ कभी भी रेस्ट्रिक्ट नहीं होगा और बच्चा सही तरीके से ग्रो करके जो है जो दुनिया में जन्म ले सकता है। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। Intrauterine growth restriction IUGR is a condition in which the estimated fetal weight is below the 10th percentile for the gestational age due to pathological factor that restrict fetal growth। ठीक है, पहले मैं आपको ये 10th percentile वाला समझा देती हूँ, उसके बाद में आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पर टेबल दिख रहा है, ठीक है, टेबल में जो है ये नीचे जो लिखा हुआ है 24, 26, ये क्या है? वीक है गेस्टेशन के, और ये क्या है? ग्राम्स है बच्चे का। मतलब बच्चे का जो है ग्राम्स में वेट लिखा हुआ है, जैसे कि 500, 1000, 1500, ये जो है वेट लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये दो लाइनें दी हुई है। ठीक है, दो लाइनें दी हुई है जिसमें कि पहली लाइन किसको इंडिकेट कर रही है? 10th परसेंटाइल को। ठीक है, और दूसरी लाइन जो कर रही है 19th परसेंटाइल को। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में अगर बच्चे का वेट आता है तो क्या हो जाता है? बच्चा जो है सही तरीके से ग्रोथ कर रहा होता है। और अगर 10th परसेंटाइल के नीचे अगर बच्चे का जो वेट है वो आ रहा है, या फिर बच्चे की ग्रोथ जो है 10th परसेंटाइल के नीचे आ रही है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? स्मॉल फॉर गेस्टेशन एज कहेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये जो 19th परसेंटाइल है और जो 10th परसेंटाइल है, यहाँ इसके बीच में अगर किसी भी बच्चे का वेट आता है तो इसे क्या कहेंगे? एक अप्रोप्रिएट वेट वाला बच्चा कहा जाएगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो इसमें बच्चे का क्या हो जाएगा? वेट ज़्यादा हो जाएगा, जैसे लार्ज बेबी, या फिर क्या कहेंगे? मैक्रोसोमा इसे कहेंगे। और अगर इन दोनों के बीच में आ रहा है मतलब अप्रोप्रिएट है, और अगर स्मॉल फॉर गेस्टेशन के बीच में आ रहा है तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे स्मॉल फॉर गेस्टेशन एज बेबी, या फिर ऐसा बेबी जिसकी ग्रोथ जो है रुक चुकी है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताती हूँ। एक बच्चा है जिसकी एज कितनी हो गई है?
36 ईयर्स हो गए, 36 वीक जो है जिसकी गेस्टेशन एज हो गई है, ठीक है। लेकिन उसका वेट कितना है, उसका वेट सिर्फ और सिर्फ 1 केजी है, यानी कि 1000 ग्राम उसका जो वेट है, ठीक है। तो उसका ये यहाँ पर ये जो मतलब सेंटर पॉइंट पे जहाँ पर ये रेखाएं मिल रही है, ये क्या करेगा, ये इंडिकेट करेगा कि भाई बच्चा कितना हेल्दी है। तो यहाँ पर कहाँ कहाँ पर ये हो रही है, क्रॉस कहाँ हो रही है, स्मॉल फॉर गेस्टेशन एज वाले इसमें हो रही है, ठीक है। यानी कि बच्चा क्या है, बच्चा जो है, बच्चे की ग्रोथ जो है रुक चुकी है, बच्चा जो है स्मॉल है अकॉर्डिंग टू देयर गेस्टेशन एज है, ठीक है। अब समझ में आ गया कि ये जो है डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन कह रही है कि इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन इज अ कंडीशन इन विच द एस्टिमेटेड फीटल वेट इज बिलो द 10th परसेंटाइल। यानी कि इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन क्या है, एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर फीटल वेट कितना है, 10th परसेंटाइल के नीचे है। जैसे कि ये 10th परसेंटाइल यहाँ पर दिया हुआ है, इसके नीचे है, फीटल का वेट जो है 10th परसेंटाइल के नीचे है बिलो द 10th परसेंटाइल फॉर द गेस्टेशनल एज ड्यू टू पैथोलॉजिकल फैक्टर दैट रेस्ट्रिक्ट द फीटल ग्रोथ। और ये किसके कारण हो रहा है, पैथोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण हो रहा है, जो बच्चे की जो ग्रोथ है, फीटल ग्रोथ है, उसे रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेशन समझ में आ गई। इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन इज अ कंडीशन इन विच द एस्टिमेटेड फीटल वेट इज बिलो द 10th परसेंटाइल। आप यहाँ पर तक भी जो है डेफिनेशन को लिख सकते हो। अगर आपको आगे की याद नहीं हो रही है तो आप लोग जो है यहाँ तक भी इस डेफिनेशन को लिख सकते हो, फॉर द गेस्टेशनल एज ड्यू टू पैथोलॉजिकल फैक्टर दैट रेस्ट्रिक्ट फीटल ग्रोथ। ओके, तो ये समझ में आ गया, ये वाला टेबल आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ IUGR। इसके जो है 2 टाइप होता है। पहला टाइप होता है इसका सिमेट्रिकल IUGR या और दूसरा होता है असिमेट्रिकल IUGR। हम दोनों को जो है यहाँ आगे पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सिमेट्रिकल IUGR, जो 20 से लेके 30% के जो केसेस होते हैं इनमें होता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इस टाइप में जो है बेबी के सारे बॉडी पार्ट्स जो है प्रोपोर्शनली छोटे होते हैं, मतलब छोटे जो इसके पार्ट्स होते हैं वो छोटे होते हैं। हेड भी छोटा, एब्डोमेन भी छोटा, लिम्ब भी छोटे, और सारी चीज़ें जो इसमें छोटा होता है। और ये मेजरली कब होता है, प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेज में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसके मेजर कॉजेज क्या होते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, कंजेनाइटल एनॉमलीज जैसे कि, और उसके बाद टॉर्च इन्फेक्शन, सीवियर मैटरनल माल न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें जो है इसमें देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है सिमेट्रिकल IUGR में, कि इसमें जो है बेबी के सारे ऑर्गन छोटे रहते हैं, और असिमेट्रिकल में कुछ ऑर्गन बड़े होते हैं और कुछ ऑर्गन छोटे होते हैं, ठीक है। ऑल फीटल ऑर्गन आर प्रोपोर्शनली स्मॉल, मतलब कि सारे जो ऑर्गन है फीटल्स के, वो सारे ऑर्गन क्या है, स्मॉल है, ठीक है। अगर अर्ली इन प्रेगनेंसी, और ये कब होता है, प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेज में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। यूजुअली कॉज्ड बाय क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, कंजेनाइटल इन्फेक्शन और सीवियर मैटरनल माल न्यूट्रिशन के कारण ये जो कॉज होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला आता है असिमेट्रिकल IUGR, यानी कि ये असिमेट्रिकल इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। अब ये इसमें ये कब होता है, इसमें जो है बॉडी का ग्रोथ कम होता है, लेकिन ब्रेन और हेड की जो ग्रोथ है रिलेटिवली एक नॉर्मल बेबी जितने ही देखने के लिए मिलती है, ठीक है। हेड ग्रोथ रिमेन्स रिलेटिवली नॉर्मल वाइल एब्डोमेन इज स्मॉलर, मतलब जो नीचे का जो लोअर पार्ट होता है, एब्डोमेन वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है स्मॉलर होती है, लेकिन जो हेड और ब्रेन होता है वो प्रॉपरली डेवलप होता है, ठीक है। और ये जो है 70 से 80% केसेस में देखने के लिए मिलता है। ओके, अब उसके बाद आता है हमारा अकर्स इन लेट प्रेगनेंसी, और ये कब होता है, लेट प्रेगनेंसी की कंडीशन में क्या होता है, अकर होता है, ठीक है। कॉमनली कॉज्ड बाय यूटेरोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, ठीक है। और ये मेजरली किसकी वजह से कॉज होता है, ठीक है, यूट्रस में प्लेसेंटा के इनसफिशिएंसी की वजह से, यानी कि पुअर ब्लड सप्लाई की वजह से मेजरली ये जो है कॉज होता है, ठीक है। रेड्यूस फैट एंड ग्लाइकोजन स्टोर्स, और बॉडी में जो है फैट्स और ग्लाइकोजन स्टोर की वजह से भी ये जो है होता है, ठीक है। और मेजरली इसके कुछ अदर भी कॉजेज़ होते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्शिया जैसी जो है कंडीशन इसमें देखने के लिए मिलती है। और इसमें जो है काफ़ी बेबी का हेड जो है नॉर्मल होता है, और वेट भी काफ़ी कम होता है, और एब्डोमेन भी इसमें जो है स्मॉल देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर जो इसको कॉज करने में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आता है मैटरनल फैक्टर्स जिसमें कि हाइपरटेंशन एंड प्री एक्लेम्शिया हम लोग इंडिकेट जो है
हम लोग इनको इंक्लूड कर सकते हैं। हाइपरटेंशन यानी कि बीबी की वजह से जो है प्लेसेंटा को सही तरीके से सप्लाई नहीं मिल पाता और सब प्लेसेंटा को सही तरीके से सप्लाई नहीं मिल पाता, जिसके कारण बच्चे की बॉडी को सही अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। ठीक है। प्री एक्लेम्शिया यानी कि हम बोल सकते हैं कि प्रेगनेंसी में बीपी और प्रोटीनूरिया बढ़ने के कारण जो है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट बेबी को नहीं मिलते, कम मिलते हैं, जिसके कारण भी जो है ग्रोथ बच्चे की रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। ठीक है। सीवियर एनीमिया और माल न्यूट्रिशन, जब मदर ही माल नरिश रहेगी तो क्या बच्चे की ग्रोथ हो पाएगी सही तरीके से? नहीं हो पाएगी। ठीक है। किडनी डिसीज़, क्रोनिक किडनी डिसीज़ के कारण भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा हार्ट डिसीज़ के कारण भी हो सकता है। स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग एब्यूज़ अगर मदर कर रही है तो ऑलरेडी उसकी हेल्थ जो है अफेक्ट रहेगी, उसके कारण भी जो है बच्चे की ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो सकती है। ठीक है। प्लेसेंटल फैक्टर्स भी कुछ जो है बच्चे की ग्रोथ को रोकने में कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि ये प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। ठीक है। प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी यानी कि प्लेसेंटा का प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाना, जिसके कारण बच्चे को जो न्यूट्रिएंट चाहिए, जो ब्लड सप्लाई चाहिए जिस अमाउंट की, वो नहीं मिल पाती और बच्चे के ऑर्गन डेवलप नहीं हो पाते। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारा प्लेसेंटल एब्रप्शन। प्लेसेंटल एब्रप्शन यानी कि प्लेसेंटा का यूट्रस की वॉल से जल्दी से सेपरेट हो जाना, मतलब टाइम से पहले सेपरेट हो जाना। यूजुअली ये जो है लेबर के टाइम पे बेबी के बाहर आने के बाद में जो है प्लेसेंटा बाहर आता है, प्लेसेंटा जो है यूट्रस की वॉल से निकलता है। लेकिन अगर उसके पहले अगर प्लेसेंटा जो है यूट्रस की वॉल से निकल जाता है तो उसकी वजह से भी जो सही अमाउंट में न्यूट्रिएंट जो बच्चे को मिलने थे वो नहीं मिल पाते हैं और बच्चे की वहाँ पर जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। ठीक है। उसके बाद आता है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया यानी कि प्लेसेंटा का यूट्राइन सेगमेंट में, मतलब लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाना, जिससे कि सही अमाउंट में न्यूट्रिएंट बेबी को नहीं मिल पाते। ठीक है। उसके बाद कुछ फीटल फैक्टर्स भी होते हैं जो इसको कॉज करने में कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि कंजेनाइटल अनॉमलीज हो गई। ठीक है। उसके बाद क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हो गई। ठीक है। मल्टीपल प्रेगनेंसीज, ट्विन या ट्रिपल्स में भी जो है न्यूट्रिएंट डिवाइड हो जाता है, जिसके कारण बच्चे की ग्रोथ जो है रुक जाती है। ठीक है। इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शंस के कारण, जैसे कि टॉर्च इन्फेक्शन में बेबी की ग्रोथ जो है काफ़ी अफेक्ट होती है और जिसके कारण जो है कई बार ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन भी हो जाती है, मतलब कि ग्रोथ जो है ज़्यादा हो ही नहीं पाती। ठीक है। अब हम उसके बाद देखेंगे अगला हमारा पॉइंट, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, कि इसमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला तो आता है इसमें कि फंडल हाइट लेस देन एक्सपेक्टेड फॉर गेस्टेशनल एज। जैसे कि मान लो किसी भी फीमेल के वोम में बच्चा है, अब बच्चा ग्रो करेगा तो उसकी जो गर्भ की जो हाइट है वो भी बढ़ी हुई दिखेगी, मतलब एक जो उसका गर्भ है वो बड़ा देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि हम एक नॉर्मल फीमेल देखते हैं, वो प्रेग्नेंट है, उसे कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो जैसे जैसे उसका बेबी जो है ग्रो करेगा वैसे वैसे ही 9 मंथ तक जाते जाते उसका जो फंडल हाइट है वो भी बढ़ती जाएगी। लेकिन जब यहाँ पर इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि बच्चे का ग्रोथ ही नहीं हो पा रहा है ज़्यादा, तो क्या फंडल हाइट बढ़ पाएगी? नहीं बढ़ पाएगी, मतलब गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग जो फंडल हाइट बढ़नी चाहिए थी वो फंडल हाइट नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है। डिक्रीज मैटरनल वेट गेन, मदर का जो वेट है वो 9 मंथ तक गेन होते रहता है, लेकिन इस कंडीशन में मदर का वेट भी जो है बढ़ता नहीं है। ठीक है। रिड्यूस फीटल मोमेंट, और फीटस का जो मोमेंट है वो भी कम फील होता है। ठीक है। स्मॉल साइज फीटस ऑन अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है। और अल्ट्रासोनोग्राफी करने के टाइम पे जो है बच्चे का जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। अब इसमें डायग्नोस्टिक इवोल्यूशंस क्या क्या किए जाते हैं। सबसे पहला जो है फंडल हाइट का क्लिनिकल असेसमेंट किया जाता है। यूट्रस के साइज प्रेगनेंसी के वीक से अगर कम मिलता है तो आइडेंटिफाई किया जाता है कि भाई बच्चे का जो ग्रोथ है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया है किसी रीज़न की वजह से। अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है बच्चे की फीटल की बायोमेट्री करने के लिए। ठीक है। बायोमेट्री से क्या पता चलता है कि फीटल का वेट कितना है, हेड सर्कमफेरेंस कितना है, एब्डोमेन सर्कमफेरेंस कितना है, ठीक है, फीमर की लेंथ कितनी है, ये सारी चीज़ें इससे पता चलती है। ठीक है। डॉपलर वैलेक्सीमेट्री किया जाता है टू असेस ब्लड फ्लो को असेस करने के लिए डॉपलर स्टडी भी की जाती है। ब्लड फ्लो को इसमें जो है मेजरली असेस किया जाता है, इसमें चेक किया जाता है कि अम्बिलिकल आर्टरी का ब्लड फ्लो कैसा है, प्लेसेंटल सर्कुलेशन कैसा है, और मतलब कि इसमें सारी चीज़ें जो है चेक की जाती है। एब्डोमिनल डॉपलर सीवियर IUGR के साइन को, सॉरी, एबनॉर्मल जो डॉपलर साइन होता है
एबनॉर्मल डॉपलर जो साइन होता है वो आईयूजीआर, सीवियर आईयूजीआर के साइन को इंडिकेट करता है, ठीक है। उसके बाद नॉन स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है। फीटल हार्ट रेट की मॉनिटरिंग का टेस्ट जो है इसमें किया जाता है। बेबी की वेल बीइंग को बताता है कि बेबी सही है नहीं है, ठीक है। उसके बाद बायोफिजिकल प्रोफाइल की जाती है, जिसमें जो है जिसे बीपीवी भी कहा जाता है, यूएसजी और एनएसटी को कंबाइन करके फीटल कंडीशन को यहाँ पर असेस किया जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में कि इसकी मैनेजमेंट कैसे कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला मैनेजमेंट आता है इसमें एंटीनेटल मैनेजमेंट, ठीक है। क्योंकि बच्चा जो है जब फीमेल प्रेग्नेंट है उसी टाइम पे बच्चा जो है ग्रोथ नहीं कर रहा है, इसीलिए एंटीनेटल मैनेजमेंट इसमें किया जाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। एडिक्वेट मैटरनल न्यूट्रिशन एंड रेस्ट, मतलब मदर को सही अमाउंट में न्यूट्रिशन दिया जाए और रेस्ट दिया जाए जिससे कि बच्चा ग्रोथ कर सके, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग मैटरनल डिसऑर्डर, ठीक है, मतलब कि जो भी मदर को डिसऑर्डर हो रहे हैं उनका ट्रीटमेंट करना ताकि वो सही हो सके, ठीक है। रेगुलर फीटल सर्वेलेंस एंड यूएसजी एंड डॉपलर स्टडीज़, और अगर कुछ ऐसे चांसेस है कि भाई बच्चा जो है अंडरवेट है या फिर बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो उसका जो है रेगुलर फीटल सर्वेलेंस करना ज़रूरी है कि भाई बच्चे की ग्रोथ रुक तो नहीं गई है, कितनी हो रही, क्या हो रही है, और डॉपलर स्टडीज़ भी इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। मॉनिटरिंग फीटल मोमेंट, और फीटल के मोमेंट को भी मॉनिटर इसके अंदर किया जाता है, ठीक है। हॉस्पिटलाइजेशन इन सीवियर केसेस, और सीवियर केसेस में जो है मदर को हॉस्पिटलाइज किया जाता है ताकि सही केयर दी जा सके और बेबी को जो है ये सेफली जो है डिलीवर कराया जा सके बिना किसी कॉम्प्लिकेशन का, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ केसेस में जो है डिलीवरी भी कराई जाती है। टाइमिंग एंड मोड ऑफ डिलीवरी, ठीक है। माइल्ड आईयूजीआर की कंडीशन में क्या किया जाता है, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट अंटिल टर्म। इसमें जो है एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट किया जाता है, यानी कि जब तक खुद से जो है बच्चे का जन्म नहीं होता है तब तक जो है इसमें नहीं किया जाता है, वेट किया जाता है कि भाई जब होगा बच्चे का डिलीवरी टाइम आएगा उस टाइम पे बच्चे की डिलीवरी इजीली हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है माइल्ड रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। उसके बाद सीवियर रिस्ट्रिक्शन विद एब्डोमिनल एबनॉर्मल डॉपलर और डिस्ट्रेस, मतलब बच्चा जो है डिस्ट्रेस में है, एबनॉर्मल डॉपलर केस ये भी आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो है अर्ली डिलीवरी की जाती है। 34 से 37 वीक्स में जो है डिलीवरी की जाती है, ठीक है। मोड क्या होता है, वेजाइनल डिलीवरी प्रेफर्ड की जाती है, और अगर कुछ मतलब डिस्ट्रेस प्रेजेंट है, सीवियर कंडीशन है, तो सी सेक्शन डिलीवरी भी इसके अंदर की जाती है, ठीक है। अब उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन भी इसमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि फीटल कॉम्प्लिकेशन, बर्थ एस्फाइजिया देखने के लिए मिलेगा, यानी कि बर्थ के टाइम पे ऑक्सीजन की कमी, प्रीमेच्योरिटी, मतलब कि बेबी का पहले बॉर्न हो जाना, ठीक है। लो बर्थ वेट बेबी देखने के लिए मिलेगा। म्यूकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम देखने के लिए मिलेगा, बेबी जो है म्यूकोनियम स्टेंट फ्लूइड को लंग्स में इनहेल कर सकता है, ठीक है। उसके बाद इंट्रा यूटेराइन फीटल डेथ भी इस कंडीशन में हो सकती है, ठीक है। उसके बाद मैटरनल कॉम्प्लिकेशन कुछ देखने के लिए मिलेंगे। इंक्रीज रिस्क ऑफ प्री एक्लेम्शिया, मदर के अंदर जो है प्री एक्लेम्शिया के जो रिस्क है वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं, और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड एनजाइटी भी जो है फीमेल के इसमें बढ़ सकती है, ठीक है। अब इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या करेंगे, तो इसमें जो है मैटरनल का मदर का जो वेट है वो सही तरीके से चेक किया जाता है। फंडल हाइट असेस की करती है नर्सेस, ठीक है। फीटल मूवमेंट चेक करती है। न्यूट्रिशन के लिए वो जो है फीमेल की काउंसलिंग करती है। इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करती है, और फीमेल को जो है हेल्थ एजुकेशन देती है रिलेटेड टू ब्लीडिंग, सीवियर हेडेक, स्वेलिंग और फीटल मोमेंट अगर कम हो रहा है तो इन्फॉर्म करने के लिए सारी चीज़ों से रिलेटेड जो नर्सेस है वो मदर को एजुकेशन देती है, और साथ ही इमोशनल सपोर्ट करती है, और फैमिली को काउंसलिंग भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पर होता है, कंप्लीट इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन वाला क्वेश्चन हमारा यहीं पर होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।